U89 हिंदी। ये भय स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। शांगुआन यी ने एक बार फिर मिस्ट्री वैली के एल्डर मेई के बारे में सोचा। यह उनके अनुरोध पर ही था कि एल्डर मेई ने कोहरा हटा दिया था और कुछ प्रकार के कर्म संबंधी निषेध को देखा था, इससे पहले कि वह अपना विवेक खो देते और ज़ॉम्बी द्वारा काट लिया गया है, ज़ॉम्बी में बदल जाने वाला है, जैसे कि लाश पर्वत और महान भय जैसी निरर्थक बातें उगलते। शांगुआन यी को नहीं पता था कि एल्डर मेई ने किसके भाग्य में पागलपन की भविष्यवाणी की थी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य इतना भयावह हो, अवश्य ही स्वर्गीय गुप्त गणना में पारंगत होगा, और हो सकता है कि वह इस मामले को आगे बढ़ाने वाले पर्दे के पीछे के उस्तादों में से एक हो। और वह बच्चा मोहुआ, ये संभावना थी कि उसका इस व्यक्ति से कुछ संबंध था। भले ही मोहुआ को खुद भी इसकी जानकारी न हो। लंबे समय तक हिचकिचाहट के बाद शांगुआन यी ने फिर भी अपनी चिंताओं को वेनरेन वान को बताया। वेनरेन वान ने उपहास किया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप षड्यंत्र और संघर्ष में लिप्त होकर हर किसी में कार्य कारण और हर चीज में गणना देखते हैं। ये बच्चा मोहुआ, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा है। अगर आप उसके साथ ईमानदारी से पेश आएंगे तो वह भी स्वाभाविक रूप से आपके साथ ईमानदारी से पेश आएगा। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है तो इसकी वजह यह है कि आप में कुछ गड़बड़ है। शांगुआन यी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, फिर एक पल के बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने आह भरी। जरा सोचो, यूएर का अपहरण हो गया था और बहुत से लोग उसे ढूंढ नहीं पाए, फिर भी मोहुआ उसे कैसे ढूंढ पाया? यूएर बुरे सपनों से परेशान था और बुजुर्गों ने कहा कि यह एक अघुलनशील दुष्टकर्म राक्षस था। लेकिन मोहुआ के आते ही यूएर शांति से सो क्यों सकी? इसमें जरूर कुछ अजीब बात होगी। मुझे डर लग रहा है। शांगुआन यी की चिंता स्पष्ट थी, हालांकि उन्होंने इसे व्यक्त नहीं किया। उसके शब्द सुनकर वेनरेन वान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह भौहें सिकुड़कर बहुत देर तक सोचती रही, फिर अचानक उसे समझ में आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बच्चा मोहुआ, वह यूएर का आशीर्वाद है। शांगुआन यी स्तब्ध रह गया, उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। लेकिन वेनरेन वान के विचार उसके लिए स्पष्ट हो गए और उसने सिर हिलाते हुए कहा, इस बच्चे मोहुआ को अवश्य ही बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। यही कारण है कि जब यूएर का अपहरण हुआ तो दूसरे लोग उसे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन मोहुआ उसे ढूंढ पाया। दूसरे लोग उसे बचा नहीं पाए, लेकिन मोहुआ उसे बचा सका। यूएर बुरे सपनों से परेशान थी और मोहुआ उस रात वहीं था। मैंने अपनी आंखों से मोहुआ को जमीन पर गिरते देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और एक दुष्ट शैतान उससे लिपटा हुआ था। जाहिर है उसने यूएर के लिए आपदा मोल ली थी और बाद में बेहोश हो गया। लेकिन मैंने तुमसे कहा था, ये बच्चा मोहुआ बहुत भाग्यशाली है, इसलिए ये विपत्तियां उसे प्रभावित नहीं कर सकती। मोहुआ का भाग्य भी यूएर का भाग्य है। यूएर को छोटी उम्र से ही संघर्षों के बीच सुरक्षित रूप से बड़ा होने के लिए उसे मोहुआ जैसे अत्यंत धन्य बच्चे के साथ रहना होगा। वेनरेन वान ने निश्चय के साथ कहा, उसका तर्क ठोस था। शांगुआन यी उसकी बातों से लगभग सहमत हो गया था। सौभाग्य से उन्हें कर्म और दुष्टात्माओं के बारे में कुछ ज्ञान था और वे जानते थे कि यह तथाकथित भाग्य उतना सरल नहीं है जितना लगता है। शांगुआन यी अभी भी मना करना चाहती थी, यूएर अभी भी युवा है और केवल क्यूई शोधन चरण में है, ताइक्सू गेट उसे स्वीकार नहीं करेगा। आधिकारिक शिष्य के रूप में नहीं, सिर्फ प्रीस्कूल बोर्डिंग के लिए। ताइक्सू संप्रदाय के नेता इस पर सहमत नहीं होंगे। वह शांगुआन और वेनरेन परिवारों की वैध वंशावली और उनकी अच्छी आध्यात्मिक जड़ों से कैसे सहमत नहीं हो सकता था। वह उसे स्वीकार करेगा, भले ही इसके लिए अपवाद बनाना पड़े। यह शांगुआन यी को सिरदर्द हो रहा था और उसने आगे कहा, मुझे डर है कि यह मोहुआ की साधना में बाधा डाल सकता है। वेनरेन वान थोड़ा स्तब्ध रह गया। ये चिंता का विषय था। उसने इस बारे में नहीं सोचा था। मोहुआ आमतौर पर अपनी साधना में व्यस्त रहता था और निश्चित रूप से यूएर का ध्यान नहीं रख पाता था। कुछ विचार विमर्श के बाद वेनरेन वान को एक विचार आया। मैं यूएर की देखभाल और उसकी साधना की निगरानी के लिए एक रक्षक नियुक्त करूंगा। वे आम दिनों में मोहुआ को परेशान नहीं करेंगे। अगर यूएर को बुरे सपने आते हैं और उसे नींद नहीं आती तो वे मोहुआ को देखने के लिए परेशान करेंगे। शांगुआन यी ने आह भरी, ताइक्सू गेट में इसकी कोई मिसाल नहीं है। वेनरेन वान ने कहा, अब ये हो गया है। मेरे पिता इसके लिए सहमत नहीं होंगे और ताइक्सू गेट पर शायद कई बाधाएं आएंगी, खासकर कुछ बुजुर्गों की ओर से जो संप्रदाय के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, वे सहमत नहीं होंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा?
वानर वेनरेन वान ने दृढ़ता से घोषणा की, मैंने निर्णय ले लिया है। यूएर को ताइक्सू गेट भेजना ही होगा। शांगगुआन यी ने उत्तर दिया, यूएर को अब शायद ही कभी बुरे सपने आते हैं, ऐसी परेशानी से गुजरना आवश्यक नहीं है। वेनरेन वान की आंखें गहरी हो गईं, बाद में क्या होगा? शांगगुआन यी को अचंभित कर दिया गया। गहरी भौहें चढ़ाते हुए और गंभीर भावना के साथ वेनरेन वान ने ठंडे स्वर में कहा, आपको कैसे पता कि भविष्य में उसे और भी भयानक बुरे सपने नहीं आएंगे? अगर यूएर बाद में वेनरेन वान की आवाज थोड़ी कांप रही थी, मानो उसे अपने सपनों से भयानक भविष्य याद आ रहा हो, और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा निराशाजनक बुरे सपनों का सामना करना पड़ रहा हो। तो फिर हमारे बच्चे के लिए। वेनरेन वान ने शांगगुआन की बांह पकड़ ली, उसकी पतली उंगलियां उसकी पकड़ से सफेद हो गईं। शांगगुआन को अचंभित कर दिया गया। उसने अपनी पत्नी की आंखों में गहराई से देखा, उसके गहरे स्नेह और किसी अज्ञात खतरे के डर को देखा, और उसके दिल में एक कंपन महसूस हुआ। शांगगुआन ने गहराई से सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है, मैं यूएर को ताइक्सू गेट में ले जाने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। अल्पविराम। मोहुआ को यूएर की स्थिति के बारे में पता नहीं था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जल्द ही उससे एक छोटा पड़ोसी मिल जाएगा। संप्रदाय में वापस लौटने पर मोहुआ ने अभी भी अपने दिन और रात आदिम चुंबक संरचना का अध्ययन करने में बिताए और द्वितीयक थंडर पैटर्न का पता लगाया। उनके सेकेंडरी थंडर पैटर्न की जेड स्लिप ने अधिक से अधिक पैटर्न रिकॉर्ड किए। यद्यपि वे अभी भी जटिल थे, अनेक विविधताओं और विवरणों के साथ, ये पैटर्न मोहुआ की नज़र में स्पष्ट और अधिक परिचित होते जा रहे थे। वे ऐसे ताओवादी मित्रों की तरह थे जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था और जिनसे कई मुलाकातों के बाद वह परिचित हो गया था। इस ताओवादी मित्र का एक बड़ा परिवार था। यद्यपि वे अलग अलग दिखते थे, लेकिन उनमें एक समान रक्त रेखा और गुण थे जिन्हें कोई भी उन्हें बार बार देखने के बाद पहचान सकता था। इस तरह मोहुआ ने कार्य किया, शांत और संयमित, लगातार सारांश और गणना करते हुए। अंततः उसने जेड स्लिप में लगभग 100 विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी थंडर पैटर्न दर्ज किए। मोहुआ की गणना के साथ पैतरेबाजी कुछ हद तक आसान हो गई। स्वर्गीय गुप्त की गणना और गणना का एकीकरण धीरे धीरे अधिक कुशल हो गया। सेकेंडरी थंडर पैटर्न के बारे में उनकी समझ थोड़ी गहरी हो गई। मोहुआ को लगा कि उसे अभ्यास के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। पत्र टोकन अभी भी बहुत गूढ़ था। अपने शोध के दिनों के माध्यम से, कुछ वरिष्ठों और कनिष्ठों से परामर्श करके, और यहाँ तक कि संरचना विधियों में विशेषज्ञता रखने वाले कुलीन कुलों के साथी संप्रदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करके, मोहुआ ने धीरे धीरे बीकन फायर युआन मैग्नेट संरचना या इसी तरह के आदिम चुंबक संरचनाओं के बारे में अपनी समझ को व्यापक बनाया। आदिम चुंबक संरचना साधकों के लिए संदेशों को रिकॉर्ड करने, भेजने और संचारित करने का आधार थी। संदेश रिकॉर्ड करने और भेजने के लिए कलम, स्याही और कागज का उपयोग करने के अलावा किसान सबसे अधिक जेड स्लिप का उपयोग करते थे। खेती की दुनिया में सभी जेड स्लिप्स मूल रूप से आदिम चुंबक संरचना पर निर्मित हैं, जिनका उपयोग पाठ प्रदर्शित करने, पाठ रिकॉर्ड करने और दस्तावेजों को प्रेषित करने के लिए किया जाता है। स्थिर चुंबकीय पैटर्न, द्वितीयक थंडर फ्लो, अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न, चुंबकीय स्याही वर्ण प्रकट करना। ये संपूर्ण व्यवस्था न केवल संचार प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियों जैसे लेटर टोकन के लिए थी, बल्कि यह सभी ताओ साधना जेड स्लिप्स के लिए आधारभूत संरचना भी थी। जेड स्लिप्स जो विरासत को दर्ज करती हैं, वे आदिम चुंबक संरचना पर निर्भर थीं। मोहुआ को बॉस जियांग की 2 जेड पर्चियां याद आ गईं। उन 2 जेड पर्चियों में संभवतः सेवा गोल्ड सैक की विरासत, गोल्ड स्लाइसिंग इंपीरियल तलवार तकनीक शामिल थी। लेकिन जेड पर्चियां सील बंद थीं, जिससे अंदर झांकना असंभव था। सील खोलना पुनः स्थापित करने से अधिक सरल था। मोहुआ ने धीरे धीरे आदिम चुंबक संरचना की अपनी समझ का उपयोग करने की योजना बनाई, जिसकी शुरुआत सेवा गोल्ड सैक्ट की हेरिटेज जेड स्लिप को खोलने से हुई। फिर चरण दर चरण लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करने के लिए शोध किया गया। सफेद जेड से बनी सेवा गोल्ड जेड स्लिप के किनारों पर सुनहरे पैटर्न उकेरे गए थे। मोहुआ ने जेड पर्ची निकाली और शिष्य के निवास पर रात में गुप्त रूप से काफी समय तक उस पर शोध किया, लेकिन फिर भी अंत में इसका पता नहीं लगा सका। उनकी सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुईं। सेवा गोल्ड जेड स्लिप आदिम चुंबक संरचना पर आधारित थी, जिसमें स्थिर चुंबकीय पैटर्न, अस्थायी चुंबकीय पैटर्न शामिल थे, तथा द्वितीयक थंडर पैटर्न पुल के रूप में कार्य करता था। तथाकथित सीलिंग वास्तव में जेड पर्ची पर आदिम चुंबक संरचना के साथ छेड़छाड़ थी, जिससे पर्ची के अंदर मूल पाठ ढक गया।
हेरिटेज जेड स्लिप को खोलने के लिए एक गुप्त पैटर्न की आवश्यकता थी। इस गुप्त पैटर्न का सार वास्तव में द्वितीयक थंडर पैटर्न था। लेकिन विचार तो विचार ही थे, जब वास्तव में उन्हें खोलने की बात आई तो उन्होंने पाया कि वे शुरू करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। सेवर गोल्ड जेड स्लिप को आखिर कैसे सील किया गया और इसे कैसे खोला जाना चाहिए? अगर सीक्रेट पैटर्न सेकेंडरी थंडर पैटर्न है तो ये किस प्रकार का है? सीक्रेट पैटर्न के बिना इसे कैसे खोला जा सकता है? विरासत के बिना अपने दम पर आगे बढ़ना वास्तव में बहुत कठिन है। मोहुआ ने आह भरी। उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे अभी भी किसी से पूछने की जरूरत है। मूलतः मोहुआ का इरादा एल्डर मास्टर जून के पास जाने का था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। अनसीलिंग और डिकोडिंग जैसे मामलों पर एल्डर मास्टर जून से परामर्श नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही उसने पूछा, एल्डर मास्टर जून निश्चित रूप से अनुमान लगा लेगा कि वह गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहा था। संप्रदाय में सील खोलना संभवतः हेरिटेज जेड स्लिप की सील खोलने से संबंधित है। यह अच्छा नहीं था क्योंकि इससे एल्डर मास्टर जून के दिल में उनकी छवि, अच्छे व्यवहार वाले होने की छवि प्रभावित हो सकती थी। केवल सोचने से ही पता चल जाएगा कि एल्डर मास्टर जून की नज़र में उसे आज्ञाकारी, उचित और मेहनती अच्छे शिष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि एल्डर मास्टर जून ने उसे गलत समझा तो यह अच्छा नहीं होगा। वह निश्चित रूप से उसे ताइक्सू संप्रदाय के रहस्य नहीं बताएगा, इसलिए उसे किसी और से पूछना पड़ा। बहुत सोचने के बाद मोहुआ को अंततः एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया। जेन फैंग। जेन फोंग जैन राज्य के जैन परिवार से थे। जैन परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित और गुप्त रूप से हस्तांतरित विरासत ही असली थंडर पैटर्न संरचना थी। सेकेंडरी थंडर पैटर्न का व्युत्पन्न था। यद्यपि जैन फोंग थंडर पैटर्न को नहीं जानता था, जैन परिवार में पैदा होने और छोटी उम्र से ही इसमें डूबे रहने के कारण वह द्वितीयक थंडर पैटर्न या संबंधित आदिम चुंबक संरचनाओं से परिचित होना चाहिए। मोहुआ जैन फोंग को खोजने गया। जैन फोंग को मोहुआ से थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि वह मोहुआ से हार गया था। जैन फैमिली फॉर्मेशन विधि, जिसे सीखना उनके लिए बहुत कठिन था, भले ही वह काफी बुनियादी थी, मोहुआ ने सहजता से सीख ली। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह थी कि जैन फोंग, जो एक फॉर्मेशन मेथड अभिजात परिवार से था, को मोहुआ द्वारा फॉर्मेशन सिखाया जाना था और यहां तक कि उसे मोहुआ को जूनियर ब्रदर कहना पड़ा। लेकिन वह ये भी जानता था कि मोहुआ की फॉर्मेशन पद्धति वास्तव में उससे कहीं बेहतर थी, इसलिए उसकी भावनाएं काफी कड़वी थीं और वह मोहुआ से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, न ही उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। ये जानते हुए कि जैन फोंग दिल का बुरा नहीं था, बल्कि थोड़ा सीधा था, मोहुआ ने उससे मीठी मीठी बातें की और उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जैन परिवार एक शानदार और प्रसिद्ध नाम है, कानों में बिजली की तरह छेद करना, अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने और कठोर और ईमानदार थंडर पैटर्न को पारित करने में सक्षम होने के नाते जैन परिवार के शिष्यों के पास एक खुला और ईमानदार स्वभाव भी होना चाहिए। फिर उन्होंने आगे जैन फोंग की सराहना की, अच्छी प्रतिभा वाले युवा, फॉर्मेशन में उनका भविष्य असीम था। मोहुआ की प्रशंसा की। चीनी लेपित गोलियों के बीच जैन फोंग हार गया। उसकी नाराजगी तुरंत गायब हो गई। हालांकि उसने एक कठोर चेहरा बनाए रखने की बहुत कोशिश की, वह अपने मुंह के कोने पर खुश मुस्कान भी नहीं छिपा सका। मोहुआ ने फिर इस अवसर का लाभ उठाते हुए आदिम चुंबक संरचना के बारे में पूछा। मोहुआ के बारे में जैन फोंग की धारणा में बहुत सुधार हुआ और चूंकि मोहुआ ने उसे फॉर्मेशन के कई पहलुओं को भी सिखाया था और वह उसका जूनियर भाई था, इसलिए उसे एहसान वापस करना चाहिए। इसके बाद जैन फोंग ने मोहुआ के साथ कुछ देर तक आदिम चुंबक निर्माण के बारे में बातचीत की। जैन फोंग को जैन परिवार की विरासत में मिली थी, इसलिए उनका दृष्टिकोण व्यापक था, जबकि मोहुआ ने अपने अन्वेषण के माध्यम से गहन अध्ययन किया। दोनों को अपनी बातचीत से बहुत लाभ हुआ। जैन फोंग को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि मोहुआ इस जूनियर भाई में संरचनाओं को समझने की असाधारण प्रतिभा थी और वह इसे काफी हद तक स्वीकार करने लगा। अवसर का लाभ उठाते हुए मोहुआ ने पूछा, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक जेड स्लिप है जिसे मैं सील करना चाहता हूं और दूसरों को देखने से रोकना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कैसे करूंगा? जेड स्लिप को सील करना? मोहुआ ने सिर हिलाया। जैन फोंग ने समझाया, दरअसल ये बहुत आसान है, बस इसे फॉर्मेशन पैटर्न की एक और परत से ढक देना है, विषय वस्तु को छिपा देना है और फिर एक सीलिंग पैटर्न को कुंजी की तरह काम करने देना है। सीलिंग पैटर्न। मोहुआ ने पलकें झपकाईं।
क्या ये कोई गुप्त पैटर्न है? जेन फोंग ने अपना सिर हिलाया। यह एक जैसा नहीं है। जो साधक संरचनाओं को नहीं समझते या जो संरचना गुरु प्रधान चुंबकीय संरचना में पारंगत नहीं है, वे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रकार के संरचना पैटर्न को गुप्त पैटर्न कह देते हैं। लेकिन रूढ़िवादी वंशों में ये नामकरण बहुत सख्त है और आप इन्हें गलत नहीं कर सकते। सीलिंग पैटर्न का उपयोग सीलिंग को पूर्ववत करने के लिए किया जाता है, जबकि सीक्रेट पैटर्न का उपयोग एन्क्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। जब Z स्लिप को सील कर दिया जाता है तो आप Z स्लिप में लिखे पाठ को नहीं देख सकते। जब Z स्लिप एन्क्रिप्टेड होती है तो आप स्लिप के अंदर का पाठ देख सकते हैं, लेकिन जो पाठ आप देखते हैं वह वास्तव में छिपा हुआ होता है। 3 बार सेक्स करना चाहते हैं, इसे हर रात इस्तेमाल करें। स्ट्रॉन्गमैन। दोनों विधियां एक ही निर्माण सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन उनके स्वरूप काफी भिन्न हैं। अचानक समझ और प्रशंसा के साथ मो हुआ ने कहा, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। जेन फोंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और गर्व महसूस करते हुए उसने सीलिंग और एन्क्रिप्शन के बारे में जो कुछ भी वह जानता था उसे बांस की नली से बीन्स डालने की तरह उगल दिया। सीलिंग के लिए इसमें एक पूर्ण आदिम चुंबक संरचना पर एक अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न जोड़ना शामिल है, जो Z स्लिप के अंदर वास्तविक सामग्री को कवर करने के लिए एक घने और सममित चुंबकीय स्याही धुंध का निर्माण करता है। एन्क्रिप्शन अलग है। इसमें स्थिर चुंबकीय पैटर्न और अस्थायी चुंबकीय पैटर्न के बीच चुंबकीय धारा को घुमाना शामिल है, जिसे द्वितीयक थंडर फ्लो कहा जाता है, जिससे चुंबकीय स्याही द्वारा प्रदर्शित पाठ विकृत हो जाता है। सील खोलने के लिए सीलिंग पैटर्न को डिकोड करना होगा और अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न को मुक्त करना होगा। डिक्रिप्ट करने के लिए सीक्रेट पैटर्न को डिक्रिप्ट करना होगा और सेकेंडरी थंडर पैटर्न को सही करना होगा। अल्पविराम। जेन फोंग ने धारा प्रवाह बोलते हुए एक ही सांस में अपनी व्याख्या समाप्त कर दी। यद्यपि इनमें से कुछ बातें शब्दशः याद थीं, जिन्हें वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, फिर भी उन्होंने उन्हें बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। मो हुआ ने जेन फोंग को नए सम्मान के साथ देखा। सचमुच, पैदल चल रहे किसी भी 3 लोगों में से मैं अपने शिक्षक को ढूंढ सकता हूं। विनम्र रहें और सीखने के लिए उत्सुक रहें, अधिक देखें और प्रश्न पूछें, इससे हमेशा लाभ होता है। मो हुआ ज्ञान से भरपूर होकर लौटा और उत्साहपूर्वक इस बात पर विचार करने लगा कि सील कैसे खोली जाए। सेवर गोल्ड सैक की सेवर गोल्ड Z स्लिप सतह पर खाली थी, धुंध से ढकी हुई थी, लेकिन करीब से देखने पर उस पर चुंबकीय स्याही के बारीक कण दिखाई दिए। ये सीलिंग थी। सिद्धांत को समझने तथा सील खोलने के लिए सीलिंग पैटर्न खोजने से उन्हें एक दिशा मिली। विधि भी काफी सरल थी। दोनों Z स्लिप्स पुरानी थीं और बॉस जियांग निश्चित रूप से अक्सर उनसे परामर्श करता था। परामर्श के दौरान वह निस्संदेह सील खोलने के लिए सीलिंग पैटर्न का उपयोग करेंगे। जब तक इसे खोला जाता रहेगा, चुंबकीय धारा के निशान अवश्यंभावी रूप से बचे रहेंगे। अन्य साधक इन निशानों को नहीं देख सकते थे, लेकिन मो हुआ स्वर्गीय रहस्य के साथ जुड़े एल्गोरिथम के साथ कुछ सुरागों का पता लगा सकता था। चुंबकीय धारा के निशान का पता लगाना द्वितीयक वज्र प्रवाह के निशान का पता लगाना है। फिर अनुभव के आधार पर सेकेंडरी थंडर फ्लो को सेकेंडरी थंडर पैटर्न में सरल करें। लेकिन ये द्वितीयक थंडर पैटर्न महुआ की स्वयं की रचना का सरलीकरण था, जो शायद सटीक नहीं है। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलेक्स डायबिटिक। महुआ को भी अपनी स्वयं की सेकेंडरी थंडर पैटर्न लाइब्रेरी से कुछ समान सेकेंडरी थंडर पैटर्न को परिभाषित करने और उन्हें एक एक करके आजमाने की आवश्यकता थी। द्वितीय श्रेणी के सभी सेकेंडरी थंडर पैटर्न एक ही श्रेणी में आते हैं। सैकड़ों सेकेंडरी थंडर पैटर्नों में से हमेशा एक सेकेंडरी थंडर पैटर्न होता था जो सेवर गोल्ड Z स्लिप को खोलने के लिए सीलिंग पैटर्न होता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह नहीं मिला। जब तक श्रेणी निर्धारित थी, वह परिवर्तनों की तलाश कर सकता था और बारी बारी से प्रत्येक को आजमा सकता था। और सेकेंडरी थंडर पैटर्न, जिसे पूरी तरह से फॉर्मेशन पैटर्न नहीं माना जाता था, उसका कोई मानकीकरण नहीं था और वह पूरी तरह से सटीक भी नहीं था। जब तक सामान्य संदर्भ समान था, इसे मोटे तौर पर सीलिंग पैटर्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये 2 चाबियों की तरह है जो कुछ यंत्रों के बावजूद ताले खोल सकती हैं। एकमात्र समस्या ये थी कि निगमन की यह प्रक्रिया चेतना के सागर में ताओवादी स्तंभ पर नहीं की जा सकती थी। इसे वास्तविकता में प्रयास करना पड़ा, ट्रिकी गणना को गणना के साथ मिलाने का प्रयास करना पड़ा।
इसलिए मोहुआ केवल अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ सकता था, एक बार में थोड़ा प्रयास करते हुए, चेतना के सागर पर अत्यधिक दबाव से बचता हुआ और दिव्य संवेदना के टूटने की संभावना से बचता हुआ जब गणनाओं ने गणनाओं को बढ़ाया। कुछ दिनों बाद मोहुआ ने एल्गोरिदम के संयोजन के माध्यम से सेकेंडरी थंडर फ्लो के निशान को महसूस किया। मोहुआ ने इन सेकेंडरी थंडर फ्लो को सेकेंडरी थंडर पैटर्न में सरल बनाने में आधा दिन बिताया। इसके बाद मोहुआ को अपने स्वयं के सेकेंडरी थंडर पैटर्न जेड स्लिप से कई गड़गड़ाहट जैसे सेकेंडरी थंडर पैटर्न चुनने में 2 दिन और लगे। मोहुआ ने सेवर गोल्ड जेड स्लिप को खोलने के प्रयास में इन सेकेंडरी थंडर पैटर्न को एक एक करके सीलिंग पैटर्न के रूप में आजमाया। परिणाम काफी सुचारू रहे। 1 दर्जन से अधिक प्रयासों के बाद मोहुआ ने एक हल्की सी आवाज सुनी, मानो एक कमजोर थंडर फ्लो बढ़ गया हो और चुंबकीय धारा प्रेरण प्रसारित हो गया हो। इसके साथ ही सेवर गोल्ड जेड स्लिप में धुंध छंट गई। जेड स्लिप पर सील करने के लिए उपयोग किए गए अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न बदल गए और फीके पड़ गए, जिससे जेड स्लिप के शीर्ष पर 5 गिल्ट अक्षर प्रकट हो गए। सोना काटने वाली शाही तलवार तकनीक। कियानजू राज्य सीमा में संप्रदाय की 12 धाराओं में से एक संप्रदाय का अंतिम कौशल सेवर गोल्ड संप्रदाय। गंभीर सोने की तलवार नियंत्रण तकनीक। मोहुआ ने जेड स्लिप को सहलाया, प्रसन्नता महसूस की और तुरंत अपनी दिव्य इंद्री से उसे स्कैन करना जारी रखा। जेड स्लिप के भीतर का पाठ विस्तृत था और विरासत पूर्ण थी। ये वास्तव में सेवर गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोलिंग विधि की तलवार तकनीक थी और इसमें तलवारबाजी साधना सामग्री की 3 प्रमुख श्रेणियां शामिल थीं। तलवार क्यूई साधना की विधि, तलवार हथियार बनाने की विधि, दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण विधि। मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ये वास्तविक तलवार तकनीक थी जो सेवर गोल्ड संप्रदाय के आंतरिक द्वार के भीतर से एक सच्चा संचरण था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शक्तिशाली था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बॉस जियांग ने इसे कैसे चुरा लिया। मोहुआ ने खुद से कहा। फिर एक त्वरित नजर डालने के बाद उसने सेवर गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोलिंग तकनीक की जेड स्लिप को दूर रख दिया। अंदर बहुत सारी सामग्री थी। जब भी उसके पास समय होता वह उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करता। वहां एक और जेड स्लिप थी जो अनफिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न से सीलबंद थी और उसे नहीं पता था कि उसमें क्या सामग्री है। मोहुआ ने शुरू में सोचा था कि 2 सेवर गोल्ड जेड स्लिप्स को ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित किया गया था, दोनों में सेवर गोल्ड स्वॉर्ड तकनीक दर्ज की गई थी। लेकिन अब कुछ गड़बड़ लग रही थी। बिना सील की गई जेड स्लिप में पहले से ही तलवार तकनीक का पूर्ण प्रसारण मौजूद था, इसलिए अन्य जेड स्लिप में अन्य सामग्री होनी चाहिए। क्या ये सेवर गोल्ड संप्रदाय से अन्य विरासत हो सकती है? मोहुआ ने खुद से कुछ उम्मीद भरी आवाज में कहा और दूसरी जेड स्लिप को निकालने और खोलने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यद्यपि ये दोनों जेड स्लिप्स आकार में एक जैसे दिखते थे, लेकिन उन पर बने सीलिंग पैटर्न बहुत भिन्न थे। इनमें से एक पारंपरिक संप्रदाय शैली का सीलिंग पैटर्न था, दूसरा अस्पष्ट था और कम ज्ञात वंश से था, जो ताओवादी साधना की एक पूरी तरह से अलग शैली थी, जिसमें द्वितीयक थंडर पैटर्न के उपयोग में अजीब आदतें थीं। यह उस सेकेंडरी थंडर पैटर्न लाइब्रेरी से बहुत अलग था जिसे मोहुआ ने समय के साथ चुपचाप इकट्ठा किया था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मोहुआ को एक और जेड स्लिप निकालनी पड़ी और अपरंपरागत दाव विरासत के साधकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इन अजीबोगरीब द्वितीयक थंडर पैटर्न को इकट्ठा करना पड़ा। मोहुआ को लग रहा था कि हालांकि यह इस तरह के सेकेंडरी थंडर पैटर्न के साथ उसकी पहली मुठभेड़ थी, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी आखिरी मुठभेड़ नहीं होगी। यदि ऐसा था तो बेहतर होगा कि प्रारंभिक चरण से ही तैयारी कर ली जाए। उन्होंने स्ट्रोक दर स्ट्रोक उनके द्वितीयक थंडर पैटर्न को एकत्रित किया। कभी भी बिना तैयारी के लड़ाई मत लड़ो। लेकिन चूंकि उन्हें निष्कर्ष निकालने, व्यवस्थित करने और डिकोडिंग के साथ शुरुआत करनी थी, इसलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लगा। वार्षिक अवकाश के बाद मोहुआ को 1 और आधा महीना लगा, इससे पहले कि वो संयोगवश अपने प्रयासों और थोड़े से भाग्य के माध्यम से सीलिंग पैटर्न का पता लगाने में कामयाब हो पाता, जिसका उपयोग अन्य सेवर गोल्ड जेड स्लिप को खोलने के लिए किया जाता था। मोहुआ ने राहत की सांस ली और फिर अपनी दिव्य इंद्रिय से जेड स्लिप का निरीक्षण करने के लिए तत्पर हो गया। इतनी सुरक्षित रूप से जोड़ी गई तकनीक और इतने अनोखे अनसीलिंग पैटर्न के साथ निश्चित रूप से जेड स्लिप के भीतर एक अविश्वसनीय विरासत या एक रहस्य होना चाहिए। लेकिन निरीक्षण करने पर मोहुआ अचंभित रह गया। 7 मार्च, एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे 8 लाख स्पिरिट स्टोन्स में बेच दिया गया।
भाई आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। मैंने उन्हें 1 लाख रुपये दिए, अपने लिए 7 लाख रुपये रखे। भाइयों को नाराजगी से बचाने के लिए मैंने झूठा दावा किया कि हमें केवल 1,20,000 मिले, मेरा हिस्सा 20,000 था। भाई मुझे अच्छा भाई कहते हैं। अल्पविराम। यह क्या है? मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं। यह एक डायरीनुमा ज्ञापन जैसा था। कौन सा गंभीर साधक डायरी लिखता है? क्या बॉस जियान को कोई समस्या है? यहां तक कि लूट के माल को बांटने का विवरण भी लिख लिया। मुहुआ ने सोचा कि यह कोई अनमोल विरासत है और वह इसका इंतजार कर रहा था। मुहुआ निराश हो गया, लेकिन इसे समझने के लिए इतनी दूर तक जाने के बाद वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। मुहुआ ने रुचि के साथ इसे पढ़ा। अल्पविराम। 28 मार्च। लाओ लियू अपने कार्यों में सावधान नहीं थे, खबर लीक हो गई और ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों ने उनका पीछा किया। एक व्यक्ति की वजह से हम इतने सारे भाइयों को फंसा नहीं सकते। लाओ लियू मर चुका है। मैंने उसे मार डाला और मेरा दिल दुखता है, लेकिन मेरा मानना है कि लाओ लियू बिना किसी पछतावे के मर गए। वह मेरे अच्छे इरादों को जानता है, वह मुझे दोष नहीं देगा। अल्पविराम। 1 अप्रैल। शिया को मुझ पर शक है। अल्पविराम। 10 अप्रैल। शिया को पता चला कि मैंने स्पिरिट स्टोन्स का गबन किया है। वह उन्हें मेरे साथ बराबर बराबर बांटना चाहता था। हम भाई थे, लेकिन उसके लालच ने मुझे निराश कर दिया। आंखों में आंसू भरकर उसे मार डाला। लेकिन हमारे अतीत के बारे में सोचते हुए मैंने उसकी मालकिन और नाजायज बच्चे को कुछ शोक आत्मा पत्थर दिए। अन्य भाई बहुत आभारी थे, दयालु और धर्मी होने के लिए मेरी प्रशंसा कर रहे थे। वे मुझे समझते हैं और मुझे सांत्वना मिलती है। अल्पविराम। 4 मई। 2 भाई मर गए, 3 और भर्ती हुए। ये तीनों काफी चतुर लग रहे थे, पता नहीं वे कब तक भाई बने रह सकते हैं। अल्पविराम। 12 जुलाई। 4 लोग मर गए, दिल टूट गया। अल्पविराम। इन दिनों कुछ बनाना मुश्किल है, भाइयों को साथ नहीं रख सकते। व्यापार में असफलता, लोगों के दिल बिखरे। भाई कड़ी मेहनत नहीं करते, बंधकों को नहीं पकड़ सकते, स्पिरिट स्टोन्स नहीं कमा सकते, गोल्डन कोर पहुंच से बहुत दूर है, मेरा दिल चिंतित है। अल्पविराम। बाद में कुछ स्थानों पर लेखन धुंधला हो गया था, पाठ खंडित हो गया था, मुहुआ केवल सरसरी तौर पर ही पढ़ सका। बाजार अच्छा नहीं है। ताओवादी न्यायालय के अधिकारी बहुत दमनकारी हैं, वे चाटुकारों का समूह है। वह लानत गू चांगहुई, उसे मौत। अगर एक दिन मुझे गोल्डन कोर मिल गया तो मैं गू चांगहुई के खून को अपनी सेवर गोल्ड तलवार पर बलिदान कर दूंगा। अल्पविराम। आज मैंने एक और विशेषज्ञ को मार डाला, कितना संतोषजनक है। सेवेर गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल तकनीक वास्तव में सेवेर गोल्ड सेक्ट का अंतिम कौशल है। अब तक इस तलवार के नीचे कोई भी जीवित नहीं बचा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सेवक गोल्ड संप्रदाय ने इस तलवार तकनीक को एक खजाने के रूप में माना और मुझे सिखाने से इनकार कर दिया। सोने की तलवार क्यूई कभी विफल नहीं होती, जीवन का दावा करने वाली सुनहरी तलवार। एक बार जब ये तलवार खींच ली जाती है तो स्वर्णिम प्रकाश की बाढ़ आ जाती है। मुझे आश्चर्य होता है कि तलवार के नीचे कौन जीवित रह सकता है। वास्तव में इसका अनुभव करना चाहता हूँ। बहुत बुरा है कि गू चांगहुआई गोल्डन कोर चरण में है, साधना का अंतर बहुत बड़ा है, अन्यथा मैं उसे इस तलवार तकनीक की शक्ति का स्वाद चखाता। अल्पविराम। 2 लाख स्पिरिट स्टोन अर्जित किए, 2 भाई खो दिए। भाई लोग विश्वसनीय नहीं होते। अल्पविराम। 3 सितंबर को एक बड़ी बात है। परिवर्तन के निशान गहरे थे, मानो सब कुछ मिटा दिया गया हो। मुहुआ ने पढ़ना जारी रखा। श्री तू ने कहा कि इसके बारे में बात मत करो, मैं रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं केवल इतना जानता हूं कि एक बार यह पूरा हो जाए तो कोई भी इससे आगे जा सकता है। बाकी भी मिटा दिया गया। मैं इसे लिख नहीं सकता, इसे केवल अपने दिल में रख सकता हूं, इससे मुझे बहुत असहजता होती है। जाने भी दो। 10 सितंबर। बहुत भाग्य और बहुत लाभ। चीजें ठीक नहीं रहीं, ये गड़बड़ है। 12 सितंबर। ये बुरा नहीं था, सब कुछ सुचारू रूप से चला, अन्य सभी साधकों के समूह मर गए। हमारा समूह, जिसकी साधना सबसे कमजोर और सबसे अस्पष्ट थी, वास्तव में सफल रहा। एक बार इसे देखें, मर्दाना ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। बलवान। मैं जियांग जिंग स्वर्ग के भाग्य से धन्य हूं और मुझे स्वर्णिम कोर की आशा है। श्रीमान तू की अंतिम चेतावनी थी। यहां जो लिखा था उसे मिटा दिया गया था और उसकी जगह माल शब्द लिख दिया गया था। किंगजो शहर के बाहर माल पहुंचाने के लिए कोई समन्वय करेगा, काले कपड़े पहने लोग।
इसे दिव्य मंदिर में स्थानांतरित करेंगे, फिर इस मामले को पूरा माना जा सकता है। अनावश्यक जटिलताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। किंडरजो शहर के बाहर दिव्य मंदिर का समन्वय करें। इसे अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अल्पविराम 14 सितंबर। उजाड़ पर्वत मंदिर के पास से गुजरा, एक अतिरिक्त भाग्य उठाया, थोड़ा मूर्ख, उल्लेख करने लायक नहीं। अल्पविराम 20 सितंबर। आज मिशन का आखिरी दिन है और रवाना होने से पहले मैंने विशेष रूप से कैलेंडर की जांच की। शुभ प्रस्थान, विदाई, दाह संस्कार, बक्से खोलना, मित्रों से मिलना, मिट्टी हिलाना, ताबूत में प्रवेश करना। वर्जित, मौखिक आपदाएं, स्टोव जलाना, तलवार नियंत्रण। शुभारंभ शुभ है, विदा करना शुभ है, सभी चीजें शुभ हैं। एक अच्छा दिन है। अल्पविराम। डायरी इस अच्छे दिन पर समाप्त हुई। उसके बाद बॉस जियांग रवाना हो गया और आगे कुछ नहीं था। मो हुआ ने इसे फिर से पलटा, इस उम्मीद में कि यूए के अपहरण से संबंधित कुछ मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं था, और जो थोड़ी बहुत संबंधित जानकारी थी वह उसे पहले से ही पता थी। इसके अलावा पारिवारिक संपत्तियों, गुप्त खजानों या विरासतों के बारे में कोई अभिलेख नहीं थे। मो हुआ ने गहरी सांस ली। बॉस जियांग से बहुत निराश महसूस कर रही थी। इस डायरी का कोई मूल्य नहीं था। मो हुआ अब केवल इस डायरी को दूर रख सकता था और फिर देखने के लिए गोल्डन सेवरेंस स्वॉर्ड आर्ट निकाल सकता था। तलवार चलाने की तकनीक सीखने से पहले उसे एक बात पर विचार करना चाहिए, अर्थात उसे सेवक गोल्ड संप्रदाय से परेशान नहीं होना चाहिए। यद्यपि तलवार की तकनीक उत्कृष्ट थी, फिर भी ये सेवक गोल्ड संप्रदाय की विरासत थी। यदि उसने गुप्त रूप से यह बात जान ली और सेवक गोल्ड संप्रदाय को पता चल गया, तो वे उसका शिकार कर सकते हैं, जो परेशानी वाली बात होगी। भले ही सेवक गोल्ड संप्रदाय ने उसका शिकार नहीं किया, लेकिन वे क्षुद्र थे और उसे इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी, तो इसे सीखना बेकार होगा। मो हुआ खुद को रोक नहीं सका और तलवार की तकनीक को और आगे बढ़ाया। तलवार की साधना के और तरीकों पर गौर किया, और फिर उसे एहसास हुआ कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। अगर वे उसे पढ़ाई करने की अनुमति भी दे दें, तो भी वह इस तलवारबाजी तकनीक में निपुणता हासिल नहीं कर पाएगा। मो हुआ ने तलवार साधना के लिए ताओ साधना कक्षाओं में भाग लिया था, और वह जानता था कि तलवार साधना के कई प्रकार हैं। एक विशुद्ध रूप से तलवार क्यूई साधना थी, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति को तलवार क्यूई में संघनित करना, दुश्मनों को मारने के लिए दूर से तलवार क्यूई को मुक्त करना। आध्यात्मिक साधना तलवार साधना के समान। चाचा झांग लैन इस प्रकार के थे और उन्होंने संभवतः जलाकार की तलवार क्यूई की खेती की थी। उनमें से एक के हाथ में तलवार हथियार था जो शारीरिक साधना वाले तलवार साधकों के समान था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शक्ति में परिणत करना, तलवार अस्त्र के साथ विलय करना तथा निकट युद्ध के लिए तलवार अस्त्र की शक्ति का उपयोग करना। वरिष्ठ भाई ओयांग फेंग ने संभवतः इस प्रकार की तलवारबाजी सीखी थी। दूसरा प्रकार तलवार क्यूई और तलवार हथियार का एकीकरण था, जिसमें तलवार क्यूई को संघनित करने के लिए शक्ति का भंडारण किया जाता था। तलवार क्यूई को तलवार हथियार में प्रवेश करने दिया जाता था, फिर तलवार को नियंत्रित करने और दुश्मनों को मारने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया जाता था। एक तलवार नियंत्रण विधि जो तलवार क्यूई और तलवार हथियार को एक में जोड़ती है। मधुमेह को काबू में करने का इतना उपाय लोगों को हैरान कर रहा है, अर्थात गोल्डन सेवरेंस स्वॉर्ड आर्ट में वर्णित तलवारबाजी। इन तीनों प्रकार की तलवारबाजी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन शक्ति के संदर्भ में ये गोल्डन सेवरेंस स्वॉर्ड आर्ट होना चाहिए, जो तलवार क्यूई की शक्ति और तलवार हथियार के लाभों का पूरी तरह से उपयोग करता है, जिसमें सबसे मजबूत मारक क्षमता होती है। समस्या यह है कि सामान्य तलवार साधक छोटी उम्र से ही तलवारबाजी के संपर्क में आते हैं, तलवार क्यूई को संघनित करना सीखते हैं। मो हुआ ने कभी तलवारबाजी नहीं सीखी थी, उसकी संघनित तलवार क्यूई बहुत मंद और नष्ट हो चुकी थी, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी। स्वाभाविक रूप से उसकी तलवार क्यूई भी कमजोर थी। गोल्डन सेवरेंस तलवार कला को तैनात करने के लिए आवश्यक गोल्डन स्पिरिटेड तलवार को विशेष रूप से गढ़ा जाना चाहिए, लेकिन मो हुआ ऐसी शिल्पकला का खर्च वहन नहीं कर सकता था। तलवार क्यूई साधना, तलवार हथियार फोर्जिंग, तलवार नियंत्रण तकनीक, इन तीनों में से मो हुआ केवल एक ही चीज में उत्कृष्ट था, वह थी तलवार नियंत्रण तकनीक, जो उसकी मजबूत दिव्य भावना के कारण थी। लेकिन भयंकर तलवार क्यूई और एक अच्छी आत्मा तलवार के बिना केवल तलवार नियंत्रण जानने के कारण उसके पास मूल रूप से नियंत्रण करने के लिए कोई तलवार नहीं है। मो हुआ ने फिर आह भरी।
आइए दीर्घकालिक योजना बनाएं। तलवार क्यूई का धीरे धीरे अभ्यास करें, देखें कि क्या कोई प्रगति हो सकती है। स्पिरिट स्टोन्स या मेरिट पॉइंट्स बचाकर देखें कि क्या वह किसी को सस्ते में उसके लिए स्पिरिट तलवार बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा कर सकता है। यदि एक दिन वह वास्तव में स्वर्ण विच्छेद तलवार कला में महारत हासिल कर लेता है, तभी वह विच्छेद स्वर्ण संप्रदाय से निपटने के बारे में विचार करेगा। अन्यथा यह ऐसा है जैसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन होने की चिंता करना, उन्हें अर्जित करने से पहले ही यह न जानना कि उन्हें कैसे खर्च किया जाए, भले ही यह मूर्खतापूर्ण लगे। अफसोस की बात है, शानदार और सुनहरी रोशनी से जगमगाती महान खजाने वाली तलवार, अभी इसे नहीं सीखा जा सकता। मोहुआ कुछ दुखी महसूस कर रहा था, और तलवार की साधना के संबंध में इसने मोहुआ को एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य किया। यदि वह तलवार चलाने की तकनीक नहीं सीख सका तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके वर्तमान मंत्र कुल मिलाकर अभी भी बहुत कमजोर हैं। विशेषकर युद्ध मंत्र। उनकी छिपाव तकनीक अभी भी प्रथम श्रेणी की थी, अपूर्ण थी तथा छिपाव संरचना के संवर्धन के तहत ही प्रभावी थी। जल कारावास तकनीक तो ठीक थी, लेकिन अग्नि गोला तकनीक फाउंडेशन स्थापना चरण में, विशेष रूप से स्वर्ग के गौरवशाली उत्तराधिकारियों से भरे कियान राज्य में सर्वव्यापी फायरबॉल तकनीक तेज और सटीक होने के बावजूद पहले से ही कुछ हद तक शक्ति में अपर्याप्त थी। ये केवल अंतिम चालें जोड़ने के लिए ही अच्छा था। आमने सामने की लड़ाई में फायरबॉल तकनीक की शक्ति चरमरा गई थी तथा अब कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं रह गया था, विशेषकर इसलिए कि भविष्य के विरोधियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। मैं अभी तलवारबाजी नहीं सीख सकता, मुझे कुछ और शक्तिशाली मंत्र सीखने का तरीका ढूंढना होगा। मोहुआ ने चुपचाप सोचा। ताओवादी कौशल कक्षा के बाद मोहुआ ताओवादी कौशल सिखाने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग से सलाह लेने के लिए गया। दाओवादी कानून के बुजुर्ग मध्यम आयु वर्ग के थे, उनका वजन थोड़ा अधिक था और उन पर मोहुआ का गहरा प्रभाव था। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में ताइक्सू गेट में मध्य निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक मूल वाले शिष्य बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। विशेषकर हाल के दशकों में मध्य स्तर की आध्यात्मिक जड़ों वाले शिष्य शायद ही रहे हों। मोहुआ एकमात्र था। इसके अलावा मोहुआ के प्रति एल्डर मास्टर जून का पक्षपात अन्य सभी एल्डर्स के लिए स्पष्ट था, इसलिए मोहुआ के निम्न आध्यात्मिक मूल के बावजूद उन्होंने उसके साथ थोड़ी सी भी अवमानना का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। बड़े, क्या कोई शक्तिशाली मंत्र है जो मैं सीख सकता हूँ? मोहुआ ने संकोच से पूछा। ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने मोहुआ को देखा, लंबे समय तक सोचते रहे, अनिश्चित थे कि बोले या नहीं। स्माइलिंग फेस। मोहुआ ने हताश चेहरे के साथ कहा, बड़े भाई कृपया अपनी बात कहिए। दाओवादी कानून के बुजुर्ग ने खांसते हुए धीरे से कहा, आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि मंत्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा, शर्तें उतनी ही अधिक कठिन होंगी। सबसे पहले आध्यात्मिक जड़ का स्तर है। कुछ शक्तिशाली मंत्रों को सीखने और उपयोग करने के लिए उच्च स्तरीय या यहाँ तक कि उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मूल की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मूल के बिना उच्च स्तरीय तकनीकों का अभ्यास न करते हुए अल्प क्यूई सागर और दुर्बल आध्यात्मिक शक्ति के साथ ऐसे उच्च शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग करना असंभव है। ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने मोहुआ को एक नज़र देखा और कहा, आप जानते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जड़ किस स्तर की है और आप कौन सी तकनीकों का विकास कर सकते हैं। मुझे विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आध्यात्मिक मूल का गुण भी है, ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने आगे कहा। कुछ मंत्रों को अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए आध्यात्मिक मूल के विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि गड़गड़ाहट, बर्फ, हवा और अन्य जैसे कि शुद्ध धातु, यिन लकड़ी, भारी पानी। तुम्हारा हम। ताओवादी कानून के बुजुर्ग ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, छोटे 5 तत्वों की आत्मक जड़ में सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन किसी भी चीज में मजबूत नहीं होती। तो जो मंत्र आप सीख सकते हैं वे अधिक मध्यवर्ती होते हैं। दाओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति की शब्दावली बहुत ही चतुराईपूर्ण थी, उन्होंने उन्हें सीधे तौर पर सामान्य कहने के बजाय मध्यस्थ कहा। ऐसे मंत्र बहुत शक्तिशाली होने की संभावना नहीं है, दाओवादी कानून के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। निहितार्थ स्पष्ट था, ये निराशाजनक था। मोहुआ का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति ये देख नहीं सके और कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, लेकिन अब तक आपने अपने मंत्रों के साथ जो दृष्टिकोण अपनाया है वह चतुराईपूर्ण है। जीत के लिए ताकत पर निर्भर न होकर गति पर निर्भर रहना चाहिए। शीघ्रता और सटीकता से प्रहार करने से वास्तव में आश्चर्यजनक जीत मिल सकती है। इसके अलावा आपकी फायरबॉल तकनीक बहुत परिष्कृत है और इसकी शक्ति वास्तव में बहुत खराब नहीं है,
लेकिन दुर्भाग्य से फायरबॉल तकनीक अभी भी बस यही है और इसकी सीमा निर्धारित है। ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति को खेद का अनुभव हुआ। मो हुआ को भी इसकी जानकारी थी। उनकी फायरबॉल तकनीक पहले से ही मजबूत थी, लेकिन जब इसकी तुलना कियान राज्य की प्रतिभाओं या कुलों में पीढ़ियों से चली आ रही श्रेष्ठ तकनीकों से की गई, तो इसमें अभी भी कमी थी। यद्यपि वह पहले हमला कर सकता था, फिर भी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनमें अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता थी और केवल फायरबॉल तकनीक पर निर्भर रहना अपर्याप्त था। संरचनाएं शक्तिशाली थीं, लेकिन वे आत्मा पत्थरों और आध्यात्मिक स्याही का उपभोग करती थीं और उन्हें मंत्रों की तरह सीधे नहीं, बल्कि काफी विचार और रणनीति की आवश्यकता होती थी। मो हुआ ने तब सलाह मांगी, बड़े, आपको क्या लगता है कि मुझे अपने भविष्य के मंत्रों के लिए क्या सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? दाओवादी कानून के बुजुर्ग ने धीरे से जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। वास्तव में मुझे आपको यह नहीं बताना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय के परीक्षा नियम ऐसे ही हैं। ये सिर्फ ताइक्सु द्वार नहीं है। पूरे कियानजू राज्य की सीमा पर सभी संप्रदाय मंत्रों के स्तर को महत्व देते हैं, एकल बल से परास्त करो के सिद्धांत का पालन करते हैं, श्रेष्ठ तकनीकों को प्रकट करने के लिए सबसे ठोस आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हैं, एक ही चाल से मार डालते हैं, सब पर विजय प्राप्त करते हैं। दाओवादी कौशल परीक्षाओं में भी इसी नियम का पालन किया जाता है। लेकिन आप अलग हैं। चूंकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है, इसलिए आप निम्न स्तरीय तकनीकें सीख सकते हैं जो कम आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करती हैं, जिन्हें जल्दी से डाला जा सकता है और जिनकी उपयोगिता मजबूत है, जो सभी 5 तत्वों को शामिल करती हैं। आध्यात्मिक शक्ति की अपनी अंतर्क्रियाएं होती हैं और मंत्रों की भी। जितने ज्यादा मंत्रों में आप निपुण होंगे, उतनी ही ज्यादा चालें आपके पास होंगी। एक तेज हाथ दुश्मन को चौंका सकता है और कुछ मंत्र निम्न स्तर के लग सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति ही कम मानी जाती है, उनकी उपयोगिता नहीं। कुछ मंत्रों का प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है, कुछ में असंख्य परिवर्तन होते हैं और कुछ से बचना कठिन होता है। 5 तत्व प्रवाहित होते हैं, सभी मंत्रों में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। भले ही आप केवल निम्न स्तरीय मंत्र ही जानते हो, आप मात्रा के साथ एक के बाद एक मंत्रों का प्रयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलकर जीत सकते हैं। बेशक आपको पहले अपने प्रतिद्वंद्वी की गोल्डन बॉडी तकनीक को तोड़ना होगा और फिर उन्हें दबाने के लिए मंत्र का उपयोग करना बेहतर होगा। मो हुआ की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। जादू मास्टर, 5 तत्वों को समझना, असंख्य मंत्रों में निपुणता, आध्यात्मिक शक्ति का कभी न समाप्त होने वाला प्रवाह तथा मंत्रों का अनंत चक्र। यदि वह अपने पैरों पर 5 तत्वों की स्रोत संरचना को भी प्रकट कर सके, 5 तत्वों को मजबूत कर सके, अपने मंत्रों को बढ़ा सके, तो वह एक मंत्र तोपखाना होगा। केवल निम्न स्तरीय मंत्रों से ही वह अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन मो हुआ ने फिर पूछा, क्या मुझे सभी पंचतत्व मंत्र सीखने होंगे? क्या मैं सिर्फ फायरबॉल तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं? भले ही उसने मंत्र सीख लिए हों, फायरबॉल तकनीक सबसे शक्तिशाली होने की संभावना थी। ताओवादी कानून के एक बड़े विद्वान ने कहा, बात सिर्फ शक्ति की नहीं है। कुछ मंत्र अपनी कार्यक्षमता के कारण अपूरणीय होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने गोल्डन बॉडी तकनीक से खुद को बढ़ाया है, तो आपकी फायरबॉल तकनीक की शक्ति काफी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप गोल्डन ब्लेड तकनीक का उपयोग करते हैं, हालांकि यह बहुत शक्तिशाली नहीं है, तो यह उनकी गोल्डन बॉडी तकनीक की अवधि को कम कर देगा। आपकी फायरबॉल तकनीक तेज हो सकती है, लेकिन फायरबॉल तकनीक से भी तेज मंत्र मौजूद हैं। किसी नाजुक मोड़ पर आप किसी और के हमले को बाधित कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो जल कवच को तोड़ सकते हैं, अग्नि कवच को बुझा सकते हैं, लकड़ी का जहर लगा सकते हैं और मांस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्रों के अपने चमत्कार होते हैं। मो हुआ का दिल ठंड से कांप उठा जब उसे बहुत पहले की बूढ़ी कुई की शिक्षाएं याद आई और वह अचानक समझ गया, बुदबुदाया, ताओवादी कौशल अनेक हैं, प्रत्येक की अपनी चमक है। उनके उपयोग का आश्चर्य हृदय में है। ताओवादी कानून के वरिष्ठ व्यक्ति कुछ आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन सिर हिलाए बिना नहीं रह सके और बोले, ये सही है। आपने अभी अभी फाउंडेशन स्थापना में प्रवेश किया है और आपको जादुई द्वंद्व युद्धों का ज्यादा अनुभव नहीं है। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी और आप और अधिक साधकों से मिलेंगे, आपको एहसास होगा कि इस ज्ञान में काफी गहराई है। शक्तिशाली मंत्र निश्चित रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के असंख्य मंत्र बेकार हैं। मंत्रों में स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांत भी निहित हैं। आप जितने अधिक मंत्रों में निपुण होंगे, सिद्धांतों के बारे में आपकी समझ उतनी ही गहरी होगी और आपके मंत्र उतने ही मजबूत बनेंगे।
आपने अपने एरे फॉर्मेशन अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए आपको ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए। मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया। ये देखकर कि मो हुआ समझ गया है, ताओवादी विधि के वरिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उसे ये भी याद दिलाया, ये सिर्फ मेरी सलाह है। स्वाभाविक रूप से, यदि आप उच्चतर तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं, तो वे अपनी महान शक्ति और सरलता के कारण बेहतर हैं। लेकिन मैं ये सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप उन्हें सीख नहीं सकते। इसके अलावा, यदि आप इन निम्न श्रेणी के मंत्रों में बहुत अच्छी तरह से निपुण हो जाते हैं, तो संप्रदाय मूल्यांकन आपको उच्च अंक नहीं देगा, आपको सबसे अधिक संभावना ग्रेड सी प्राप्त होगी। मुझे तुम्हें ये बात फिर याद दिलानी है, बाद में मुझे दोष मत देना। बड़े मास्टर शुन से यह शिकायत मत करो कि मैंने युवा पीढ़ी को गुमराह किया है। मो हुआ मुस्कुराया और बोला, मैं समझ गया, धन्यवाद एल्डर जी। दाओवादी कानून के वरिष्ठ अधिकारी ने मो हुआ से पुनः इसकी पुष्टि की तथा राहत महसूस करने से पहले उनका आश्वासन प्राप्त किया। अल्पविराम लौटने के बाद मो हुआ ने सभी मंत्रों में निपुणता के साथ एक मंत्र मास्टर बनने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जीव फिलहाल खेल में नहीं आएगा, लेकिन मंत्रों की साधना एक अत्यावश्यक मामला था, विशेष रूप से चूंकि उसे मेरिट पॉइंट्स एकत्रित करने थे और कई मिशनों पर सीनियर सिस्टम मुरोग तथा अन्य लोगों के साथ घुलना मिलना था, इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त मंत्र का अर्थ था आत्मविश्वास का एक अतिरिक्त स्तर। कई कौशल बोझ नहीं बनते। हालांकि ताइक्सु गेट के मंत्रों को प्राप्त करने के लिए मेरिट पॉइंट्स की भी आवश्यकता होती है। मो हुआ ने मेरिट स्क्रॉल को पलटा और पाया कि वास्तव में इसमें सभी प्रकार के पंचतत्व मंत्रों की सूची थी, कुल मिलाकर हजारों की संख्या में। लेकिन उनमें से कोई भी सस्ता नहीं था। सस्ते वाले के लिए दर्जनों मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, जबकि महंगे वाले के लिए सैकड़ों की आवश्यकता होती है। कुछ श्रेष्ठ पंचतत्व मंत्रों के लिए हजारों योग्यता अंकों की भी आवश्यकता होती है। मो हुआ ने स्वयं को भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्यवश वह उन्हें सीख नहीं सका, जिससे उसका पैसा बर्बाद होने से बच गया। लेकिन दर्जनों बिंदु एरे फॉर्मेशन की तुलना में यह स्वाभाविक रूप से महंगा नहीं लगा। लेकिन वह बहुत कुछ सीखना चाहता था और साथ ही एरे फॉर्मेशन सीखना भी जारी रखना चाहता था। इस प्रकार उसके मेरिट पॉइंट्स का पहले से ही मामूली स्टॉक और भी कम हो गया। इससे भी अधिक, आप जो भुगतान करते हैं आपको वही मिलता है। हालांकि उनमें कुछ मंत्र निम्न श्रेणी के थे और बहुत अधिक कठिन नहीं थे, लेकिन उन्हें देखने के बाद वे बहुत साधारण प्रतीत हुए। और यदि उसे मंत्र मास्टर बनना था तो उसे बहुत सारे मंत्र सीखने होंगे। उन सभी को मेरिट पॉइंट्स के लिए बदलना एक बड़ा नुकसान होगा। क्या मेरिट पॉइंट्स खर्च किए बिना मंत्र सीखने का कोई तरीका है? मो हुआ ने सोच में पढ़कर भौहें चढ़ाईं, लेकिन कई दिनों के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन जब वह एरे फॉर्मेशन का अध्ययन करने के बाद थक गया था और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी बोरियत दूर करने के लिए बॉस जियांग की डायरी पलट रहा था। जैसे ही उसने इसे पलटा, मो हुआ की भौहें तन गईं। इस डायरी में कुछ गड़बड़ थी। रेखाओं के बीच उसे एक कमजोर चुंबकीय धारा का हल्का सा एहसास हुआ। चुंबकीय धारा, द्वितीयक थंडर पैटर्न, ये सही नहीं है। जेड स्लिप के सीलिंग पैटर्न पर सेकेंडरी थंडर पैटर्न का उद्देश्य सीलिंग खोलना था। जेड स्लिप के अंदर द्वितीयक थंडर पैटर्न का उपयोग चुंबकीय पैटर्न को जोड़ने के लिए किया गया था, जिससे लिखित शब्द प्रकट हुए। लेकिन जेड स्लिप की पंक्तियों के बीच शब्दों की सतह पर ये द्वितीयक थंडर पैटर्न कहां से आए? मो हुआ चौंका। फिर अचानक उसे याद आया कि जेन फोंग ने उसे सीलिंग पैटर्न और गुप्त पैटर्न के बारे में क्या बताया था, और वह दंग रह गया। क्या ये सेकेंडरी थंडर पैटर्न के निशान थे? गुप्त पैटर्न। बॉस जियांग, ये बदनाम चरित्र, क्या उसने अपनी डायरी एन्क्रिप्ट की है? एक एन्क्रिप्टेड डायरी, अंदर क्या हो सकता है? मो हुआ की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। बॉस जियांग, इस आदमी ने अपने पत्रों के शब्दाडंबरपूर्ण शब्दों में कुछ अकथनीय जानकारी छिपाई थी, और उसने पहले इसे सील कर दिया, फिर इसे एन्क्रिप्ट कर दिया तथा इसे किसी की नज़र में आने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अवश्य ही इसके अंदर कुछ मूल्यवान चीज छिपी होगी। मो हुआ के मुंह के कोने मुस्कुराहट में ऊपर उठ गए और उसने संतुष्टि से आंखें सिकोड़ लीं। वह उसे खोलना और देखना चाहता था। जेन फोंग ने बताया था कि एन्क्रिप्शन सीलिंग से अलग है। सीलिंग में एक अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न का निर्माण करना शामिल था, जिससे एक खाली कोहरे जैसी चुंबकीय स्याही बनाई गई जो पाठ को छुपाती थी। एन्क्रिप्शन का मतलब था पाठ को छिपाना।
अधिक सटीक रूप से कहें तो इसमें द्वितीयक थंडर पैटर्न को विकृत करना, चुंबकीय धारा को बदलना तथा स्थिर और अनिश्चित पैटर्न के बीच समझौतों को बदलना शामिल था, जिसके कारण प्रस्तुत पाठ बदल गया और एक छिपाव बन गया। आप जो देख रहे हैं वह जेड स्लिप की वास्तविक सामग्री नहीं है। यदि आप इसे डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको सीक्रेट पैटर्न को डिक्रिप्ट करना होगा, मुड़े हुए सेकेंडरी थंडर पैटर्न को सही करना होगा और जेड स्लिप के भीतर पाठ को पुनर्स्थापित करना होगा। दूसरे शब्दों में, ये निश्चित चुंबकीय पैटर्न और अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न के बीच समझौते को सही करने के बारे में है। कुंजी अभी भी द्वितीयक थंडर पैटर्न है। एक कृषक जो कुछ भी करता है वह निशान छोड़ जाता है। जेड स्लिप्स का एन्क्रिप्शन कोई अपवाद नहीं है। जब तक बॉस जियांग सीक्रेट पैटर्न का उपयोग करता और जेड स्लिप की वास्तविक सामग्री को देखता, तब तक ये सीक्रेट पैटर्न एक चुंबकीय धारा उत्पन्न करता और एक निशान छोड़ता। ये निशान अन्य साधकों के लिए अदृश्य हो सकता है, लेकिन मोहुआ, जिसकी दिव्य चेतना में परिवर्तन हो चुका है और जो ट्रिकिक कैलकुलेशन और गणना के साथ विलीन हो गई है, इसे देख सकता है। ये सिद्धांत वैसा ही था जैसा मोहुआ ने जेड स्लिप को खोलने के समय अपनाया था। ट्रेस को समझकर, द्वितीयक थंडर पैटर्न का अनुमान लगाकर तथा फिर ज्ञात द्वितीयक थंडर पैटर्न के साथ तुलना और मिलान करके वास्तविक गुप्त पैटर्न को समझा जा सकता है। डिकोडिंग अनसीलिंग से अधिक जटिल थी। जेड स्लिप की कल्पना करते समय और चुंबकीय पैटर्न को महसूस करते समय वह ताओवादी स्टील पर अपनी गणना नहीं कर सका, इसलिए वह ज्यादा देर तक गणना नहीं कर सका। अन्यथा उसकी दिव्य चेतना ट्री की गणना और हिसाब के बोझ से छिन्न भिन्न हो जाएगी, जिससे क्षति होगी। इसलिए इसमें अधिक समय भी लगेगा। मोहुआ ने धैर्यपूर्वक और व्यवस्थित रूप से प्रत्येक चुंबकीय धारा की धीरे धीरे गणना की। सौभाग्य से इस डायरी जेड स्लिप के लिए सीलिंग पैटर्न और गुप्त पैटर्न एक ही श्रेणी के थे, इसलिए आधे महीने के बाद मोहुआ ने असली गुप्त पैटर्न को समझ लिया। मोहुआ ने राहत की गहरी सांस ली। पहली बार सीलिंग पैटर्न को सफलतापूर्वक समझने के बाद अब उन्होंने पहली बार गुप्त पैटर्न को भी सफलतापूर्वक समझ लिया था। उनकी सेकेंडरी थंडर पैटर्न लाइब्रेरी भी समृद्ध हुई। थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन में उनकी निपुणता ने एक ठोस कदम आगे बढ़ाया। यदि वह इसी तरह कदम दर कदम अपनी चरम सीमा तक सीखता रहे तो वह क्या हासिल कर सकेगा। मोहुआ ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। यदि वह चुंबकीय धारा को पूरी तरह से समझ लेता और द्वितीयक थंडर पैटर्न पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता तो क्या उसके पास अनगिनत कुंजियां होती। तो फिर क्या दुनिया की सभी हेरिटेज जेड स्लिप्स की सीलिंग और गुप्त पैटर्न उसके लिए अर्थहीन नहीं होंगे। क्या वह संपूर्ण विश्व की विरासत को लूटने में सक्षम नहीं होगा। बहुत भयानक। मोहुआ खुद भी इस विचार से चौंक गया। अपना सिर हिलाते हुए मोहुआ ने ऐसे भ्रमपूर्ण विचारों को दूर कर दिया और बॉस जियांग की डायरी के साथ छेड़छाड़ करना जारी रखा। झेंग फोंग ने पहले ही मोहुआ के साथ डिकोडिंग की बारीकियों को स्पष्ट रूप से साझा कर दिया था। मोहुआ ने विवरण को याद किया, फिर अपनी दिव्य चेतना को जेड स्लिप में डुबो दिया और बिखरे हुए चुंबकीय स्याही का उपयोग करके एक श्रमसाध्य रूप से समझे गए द्वितीयक थंडर पैटर्न को संघनित किया। इस द्वितीयक थंडर पैटर्न को एक गुप्त पैटर्न के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने इसे चुंबकीय धारा के निशानों द्वारा चिन्हित प्रत्येक पाठ के टुकड़े पर ओवरले किया। गुप्त पैटर्न द्वारा निर्मित द्वितीयक थंडर फ्लो सतही चुंबकीय स्याही के माध्यम से अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न में और नीचे गहराई में प्रवेश करता है, छिपाने के कारण उत्पन्न विकृत चुंबकीय धारा को समायोजित करता है, जो मुड़ा हुआ था उसे सीधा करता है और इस प्रकार एक सच्चे पुल का निर्माण करता है। जेड स्लिप में बॉस जियांग की डायरी का पाठ मुड़ने और विकृत होने लगा, अंततः छिपे हुए के नीचे अपनी असली प्रकृति को प्रकट करने लगा। मोहुआ उत्सुकता से देखा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, मोहुआ की अभिव्यक्ति और अधिक दिलचस्प होती गई। ये ग्रंथ, क्या वे एक सूची थे? एक पंक्ति में सूचीबद्ध सभी छद्म नाम थे जो खेती की दुनिया में जाने जाते थे। विश्व रक्षा, आतिशबाजी प्रमुख, स्वर्ण अर्हत, पुष्प सज्जन, मानव कसाई, रक्त लकड़हारा, यिन थंडर चाइल्ड, मैडम मियाओ, भूत चेहराशा, नदी पार करने वाला ड्रैगन। जियागो भावना से भरा हुआ और बिल्कुल गैर गंभीर। इन नामों के अनुरूप साधक संभवतः पाप साधक थे और कई संभवतः दुष्ट साधक थे, यदि दानव साधक नहीं थे। मोहुआ बहुत आश्चर्यचकित हुआ और मन ही मन बुदबुदाया। आखिरकार लोगों को उनके रूप रंग से तो नहीं आंका जा सकता। क्या बॉस जियांग का नेटवर्क वाकई इतना बड़ा है? लेकिन ये सही नहीं है। ये छद्म नाम अशुभ लग रहे थे और इन साधकों से निपटना आसान नहीं लग रहा था,
क्योंकि ये बॉस जियांग जैसे साधारण नाम वाले व्यक्ति से मेल नहीं खाते थे। हो सकता है कि ये सभी लोग बॉस जियांग के परिचित न हो। तो क्या ये सूची उसे संयोग से मिली, या क्या ये हो सकता है कि उसने दुष्ट मार्ग अपनाया हो, हत्या, आगजनी, धोखाधड़ी और अन्य अपराध किए हो, और यह बात उसने अंडरवर्ल्ड में अन्य लोगों से सुनी हो। या हो सकता है वे एक ही संगठन से हों। वह कौन सा संगठन होगा? अल्पविराम। मोह हुआ इसे समझ नहीं सका। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न भी था। यदि वह इसे अपने पास रखता तो इस सूची का उसके लिए क्या उपयोग था? इसे योग्यता अंक के लिए ताओवादी न्यायालय को सौंप दें। अपराधियों को पकड़े बिना यह कोई वास्तविक उपलब्धि नहीं है, और चूंकि कोई मिशन जारी नहीं किया गया था, इसलिए यदि उन्होंने इसे सौंप भी दिया तो कोई मेरिट अंक नहीं दिए जाएंगे। क्या होगा यदि न्यायालय अधिकारी ने उससे पूछा कि उसे यह सूची कैसे मिली? वह क्या जवाब देगा? संयोगवश तस्करों द्वारा अपहरण कर लिया गया, फिर तस्करों की हत्या कर दी गई, बॉस जियांग की हत्या कर दी गई, उसके स्टोरेज बैग को छीन लिया गया, उसकी सेवा गोल्ड जेड स्लिप ले ली गई, आदिम चुंबक निर्माण में विशेषज्ञ होने के नाते सीलिंग पैटर्न को खोल दिया गया, गुप्त पैटर्न को तोड़ दिया गया, और इस प्रकार ये सूची मिली। लगता है कि इन घटनाओं की सूचना ताओवादी न्यायालय को नहीं दी जानी चाहिए। यदि मुझे झूठ बोलना हो तो मुझे एक ठोस तार्किक झूठ गढ़ना होगा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से अपना पर्दाफाश कर दूंगी। यदि मैं आत्मरक्षा का तर्क भी दे सकूं और ताओवादी न्यायालय मुझे छोड़ भी दे तो भी वे निश्चित रूप से मुझे एक खतरनाक व्यक्ति करार देंगे और मुझसे अधिक सावधान रहेंगे, और इससे मेरे भविष्य के कार्य और अधिक कठिन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे ताओवादी न्यायालय को नहीं सौंपता तो मैं उन नामों की सूची का क्या करूंगा जिन्हें मैंने इतनी मेहनत से डिकोड किया है? मोह हुआ बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने सिर को अपनी बाहों पर टिकाए, छत को घूर रही थी और सोचते हुए पलकें झपका रही थी। अचानक उसे प्रेरणा मिली और उसकी आंखें चमक उठीं। नाम, उपनाम। जैसा कि कहावत है, एक आदमी का नाम एक पेड़ की छाया। कोई भी उपनाम गलत नहीं होता, केवल नाम ही गलत होता है। बिल्कुल बाल्ड ईगल की तरह। मुझे उसका असली नाम नहीं पता, लेकिन चूंकि उसका उपनाम बाल्ड ईगल है, इसलिए उसके गंजे होने की पूरी संभावना है, और उसके सिर पर 4 प्रतीकों वाला ईगल पैटर्न भी होगा। एक बाल्ड और एक ईगल। एक शब्द भी गलत नहीं, एक भी झूठ नहीं। फिर यह सूची जिसमें इतने सारे उपनाम हैं, संभवतः इन साधकों की शारीरिक विशेषताओं, साधना तकनीकों, या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ताओवादी कौशलों, या साधना जगत में उनके द्वारा जानी जाने वाली विधियों पर भी आधारित है। उदाहरण के लिए विष रक्षा संभवतः विष का उपयोग करने में उत्कृष्ट है। फायर वर्कर चीफ को फायर सीरीज साधना तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए और फायर सीरीज ताओवादी कौशल में कुशल होना चाहिए। गोल्ड अरहत। खैर, अरहत एक शक्तिशाली भौतिक शरीर का सुझाव देता है, और गोल्ड शब्द से यह संभावना है कि वह गोल्ड श्रृंखला ताओवादी कौशल का अभ्यास करता है, संभवतः गोल्डन बेल शील्ड जैसे रक्षात्मक मंत्रों का। फ्लावर जेंटलमैन एक चालाक महिला प्रेमी होना चाहिए जो दूसरों से पुनःपूर्ति जैसी भयावह साधना तकनीकों का अभ्यास करता हो। अल्पविराम। दूसरे शब्दों में, ये किसान उनमें से प्रत्येक विरासत के वाहक होने चाहिए। कियानिक सुए राज्य की सीमा के पास अपना नाम बनाने में सक्षम होने के लिए एक ऐसा क्षेत्र जो प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ था और शक्तिशाली संप्रदायों से भरा हुआ था। उनके पास जो विरासत है वह भी असाधारण होगी। बॉस जियांग की सूची न केवल एक पाप कल्टीवेटर सूची है, बल्कि इसे एक उत्तराधिकार की सूची। मोह हुआ की विचार प्रक्रिया अचानक साफ हो गई। जीवन में व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। संप्रदायों से ऊन काटने के बारे में सोचना ही पर्याप्त नहीं है। पाप साधकों और दुष्ट साधकों का ऊन भी काटा जा सकता है। उन्हें पकड़कर और तर्क से उन्हें समझाकर मैं विरासत का पता लगा सकता हूं, और फिर मुझे कोई भी मंत्र खरीदने के लिए मेरिट पॉइंट खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक कि उन्हें कैप्चर करने से मुझे मेरिट अंक भी मिल सकते हैं। ये रक्त लाभ होगा, कोई हानि नहीं। जहां तक विरासत का चयन करने का प्रश्न है, मोह हुआ को पहले ही इसका पता चल गया था। मैं चाहे किसी भी प्रकार का मंत्र या विरासत सीखना चाहूं, मैं उसी गुण वाले पाप साधकों या दुष्ट साधकों को ही पकड़ूंगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं अग्नि मंत्र सीखना चाहता हूं, तो मैं सूची में अग्नि, ज्वाला या ज्वाला जैसे उपनाम वाले पाप साधकों की तलाश करूंगा। यदि मैं गोल्ड सीरीज मंत्र सीखना चाहता हूं, तो मैं उन खलनायकों की खोज करूंगा जिनके नाम में गोल्डन वज्र या जिनलुओ हो। अगर मैं जल प्रणाली मंत्र सीखना चाहता हूं, तो मैं
पानी, लहर, नदी, मछली, ज्याओ प्रकार के बदमाशों की तलाश करूंगा। अल्पविराम। सुराग खोजने के लिए मानचित्र का उपयोग करें, सही सुराग ढूंढना सुनिश्चित होगा। चाहे मुझे उचित मंत्र मिल पाए या नहीं, इसमें भाग्य का तत्व अवश्य शामिल है। लेकिन यदि उपयुक्त मंत्र न भी हो तो भी मैं मेरिट अंक अर्जित कर सकता हूं। मुंह हुआ की आंखें चमक उठी। बॉस जियांग एक अच्छे इंसान हैं। ये सूची बस एक और मेरिट रोल है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि पहले कौन से मंत्र सीखें, पाप साधकों की सूची में से किसका नाम चुनें, उसे कैसे खोजें, मिशन कैसे पूरा करें, इन विवरणों पर अभी भी उचित ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। एक बार जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, जब सब कुछ तैयार हो जाए, तो मैं रोल कॉलिंग शुरू कर सकता हूं। मुंह हुआ ने जेड स्लिप पकड़ी और अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सकी। दिवंगत बॉस जियांग को कभी पता नहीं चला होगा कि यद्यपि वह मर चुका है, उसकी डायरी एक मृत्यु डायरी बन गई है। अल्पविराम। मुझे पहले कौन से मंत्र सीखने चाहिए? आधे दिन तक विचार करने के बाद मुंह हुआ को लगा कि उसे पहले एक अधिक पूर्ण छिपाव तकनीक सीखनी चाहिए। चाहे हमला हो या बचाव, यह उपयोगी है, खासकर जब बात बचकर निकलने की हो। वर्तमान में मेरी छुपाने की तकनीक बहुत असुविधाजनक है। मैंने जिस छिपाव तकनीक का अभ्यास किया है वह उन लोगों के लिए थी जिनके पास एकल श्रृंखला जलात्मा जड़ है। चूंकि मेरे पास लघु पंचतत्व आध्यात्मिक जड़ है जिसमें जलात्मा जड़ भी शामिल है, इसलिए मेरा थोड़ा मिश्रित था, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण छिपाव हुआ, कभी कभी हाथ या सिर खुला रह जाता था। इसे गुप्त संरचना के साथ संयोजित करने से यह कुछ हद तक बेहतर हो गया। लेकिन अब जब मैं फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच गया हूं और 8 महान द्वारों में से एक ताइक्सू गेट का शिष्य बन गया हूं और साथियों और परेशान करने वाले पाप साधकों और दुष्ट साधकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करूंगा, तो मुझे अपनी छिपाव तकनीक को अपग्रेड और सुधारने की आवश्यकता है। मुंह हुआ ने सूची देखनी शुरू की। पाप छिपाने की तकनीक में कुशल साधक अधिकतर चोर या लुटेरे होते हैं और उनके नाम में छिपा हुआ अक्षर या शायद कुशल हाथ या तारे तोड़ना जैसे शब्द शामिल हो सकते हैं। थोड़ी देर खोजने के बाद मुंह हुआ ने अंततः अपना पहला लक्ष्य चिन्हित कर लिया। छिपा हुआ बड़ा दूसरा केवल नाम था, कोई परिचय नहीं, लेकिन मुंह हुआ को सहज ही लगा कि यह व्यक्ति अवश्य ही गुप्तचर विशेषज्ञ होगा। नाम तय होने के बाद अगला कदम इस छिपे हुए बुजुर्ग दूसरे को ढूंढना था। लेकिन उसे कैसे ढूंढा जाए? मुंह हुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ताओवादी कोर्ट से शुरू करें। मैं तो ताइक्सू गेट का एक छोटा सा अनुयायी हूं। ताओवादी दरबार के अधिकारी निश्चित रूप से नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मेरे पास ताओवादी न्यायालय से प्राप्त एक कांस्य कमर बैज है, लेकिन ये बैज ऑफ रिकॉर्ड है। ये दूरस्थ द्वितीय श्रेणी ली राज्य के तोंगशियान शहर में एक ताओवादी न्यायालय से है। इसे यहाँ कियान राज्य में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं हिडन एल्डर सेकंड को ढूंढ भी लूं तो मुझे उसे पकड़ने में मदद के लिए किसी की आवश्यकता होगी। अन्यथा फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरणों में एक छोटे से साधक के रूप में मैं छिपे हुए बड़े दूसरे एक बूढ़े लोमड़ी को प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हो सकता। बहुत सोचने के बाद मुंह हुआ ने निर्णय लिया कि केवल एक ही रास्ता है, एक मिशन पर जाना। यह देखने के लिए अपनी किस्मत आजमाने की जरूरत थी कि क्या संप्रदाय के बाउंटी स्क्रॉल में घोषित छिपे हुए बड़े दूसरे को पकड़ने का कोई कार्य था। बॉस जियांग की सूची में केवल कियानिक्स्यू राज्य की सीमा के आसपास के पाप साधक ही शामिल थे। जब तक हिडन एल्डर सेकंड अपराध करता रहेगा, वो निश्चित रूप से ताओवादी न्यायालय का ध्यान आकर्षित करेगा। चूंकि ताओवादी न्यायालय के पास पर्याप्त लोग नहीं थे, इसलिए वे निश्चित रूप से संप्रदायों को इनाम देते थे। इस तरह वह स्वाभाविक रूप से जाकर हिडन एल्डर सेकंड को पकड़ सकता था, उसे लूट सकता था और छिपाव तकनीक की विरासत प्राप्त कर सकता था। ये सब कुछ भाग्य और अवसर पर निर्भर करता था। अगले दिनों में जब भी मोह हुआ को भोजन के बाद खाली समय मिलता, वह ताइक्सू टोकन निकालता और बाउंटी स्क्रॉल को देखता और एक एक करके प्रत्येक कार्य को पूरा करता। जब भी वह चोर, अदृश्य या छिपाव जैसे शब्द देखता, मोह हुआ ध्यान देता। लेकिन ऐसे इनाम दुर्लभ थे और 8 या 9 दिनों के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। एक दोपहर भरपेट खाने पीने के बाद मोह हुआ अपने कई अन्य संप्रदाय के शिष्यों के साथ शिष्य निवास में बैठकर बातचीत करने लगा। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। वहां ली राज्य के तलवार साधक प्रतिभाशाली चेंगमो, सीटू जियान झेन राज्य के झेन परिवार से झेन फोंग तथा कुछ अन्य परिचित शिष्य मौजूद थे। मोह हुआ उन्हें कहानियां सुना रहा था।
उन्होंने बताया कि बिग ब्लैक माउंटेन में राक्षस जानवर कितने अविश्वसनीय रूप से दुर्जय थे। मॉन्स्टर हंटर्स के लिए राक्षसों का शिकार करना कितना खतरनाक और रोमांचकारी था। ज़ॉम्बी कैसे थे, चलती लाशें, लोहे की लाशें और तांबे की लाशें क्या थीं, और कोई लाश राजा कैसे बन सकता था। पहाड़ों पर शवों की लहर का दृश्य कैसा दिखता था, और उजाड़ पहाड़ियों की अन्य कहानियां जहां दुष्ट साधकों ने आत्माओं का अपहरण किया और दानव साधकों ने मनुष्यों को खा लिया। उन्होंने अपने परिवार के भीतर पले बड़े इन लाड़ प्यार से पाले गए वंशजों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। चेंग मो का मुंह खुला का खुला रह गया और वह बुदबुदाया, मुंह हुआ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो भूल जाओ। मुंह हुआ को बातें करते करते प्यास लग गई। उसने चायदानी उठाए और जोर जोर से कई घूंट पी गया। चेंग मो को अब भी कुछ अविश्वास हो रहा था। तुम्हारी उम्र क्या है? राक्षसों के शिकार, लाशों की बाढ़ और विधर्मी राक्षसों के साथ। अगर कुछ अतिशयोक्ति न होती तो भूत होते ही नहीं। विश्वास करो या नहीं। मुंह हुआ को उससे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे विश्वास नहीं होता। तो फिर अभी आप इतने ध्यान से क्यों सुन रहे थे? चेंग मो लड़खड़ा गया। हालांकि उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मो हुआ की जीवंत और आकर्षक कहानी ने उसे सचमुच अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सीटू जियान भी मोहित हो गया, लेकिन फिर उसे कुछ और याद आया। राक्षसों के शिकार की बात करें तो, सीटू जियान ने कहा, ऐसा लगता है कि हम संप्रदाय के अंदर भी राक्षसों का शिकार कर सकते हैं। संप्रदाय, राक्षस शिकार? मो हुआ चौंक गया। ऐसी कोई चीज होती है? सीटू जियान हैरान होकर बोला, तुम्हें पता नहीं था? मो हुआ ने सिर हिलाया। वह एक ढीला साधक था। यह उसका कियानिक्स्यू राज्य में पहला अवसर था। वह पहली बार किसी संप्रदाय में शामिल हुआ था, और किसी ने भी उससे इस बारे में बात नहीं की थी। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। वेनरेन वान ने उसे कुछ बातें बताई थी, लेकिन वह सब कुछ बारीकी से नहीं समझा सकती थी। कुछ बातें छूटना स्वाभाविक था। मो हुआ ने पूछा, हम राक्षसों का शिकार कहाँ कर सकते हैं? सीटू जियान ने कहा, कियानिक्स्यू राज्य में एक परिष्कृत दानव पर्वत है जिसमें कई राक्षस जानवर हैं जिन्हें शक्तिशाली साधकों ने जानबूझकर वहां छोड़ दिया है, ताकि संप्रदाय के शिष्य अपने ताओवादी कौशल को निखार सके और राक्षसों को मारने में सहयोग कर सकें। हालांकि ये थोड़ा दूर की बात है। नए शिष्यों को रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में प्रवेश करने की मनाही है। आपको प्रवेश करने के लिए कम से कम फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण तक पहुंचना होगा। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में कई दुर्लभ राक्षस जानवर हैं जिनकी सामग्रियां बहुत मूल्यवान है, विशेष रूप से आध्यात्मिक कलाकृतियों, विशेष रूप से आत्मा तलवारों को बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। तलवार गणना? मो हुआ की आंखें चमक उठी। सीटू जियान भी थोड़ा आशान्वित था। वास्तव में, ये कहा जाता है कि कुछ आत्मा तलवारें कियानिक्स्यू राज्य में रिफाइनिंग दानव पर्वत से कुछ राक्षस जानवरों की हड्डियों से बनाई गई होंगी। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने कब्जे में सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए की विरासत के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जिसमें तलवार बनाने की विधि भी शामिल थी। इसमें चर्चा की गई कि तलवार नियंत्रण के लिए आवश्यक तलवार हथियार कैसे तैयार किए जाएं। वह और अधिक जानकारी पूछना चाहता था, लेकिन अचानक उसके दिल में धड़कन महसूस हुई, जैसे कि वह जिस बात की आशंका कर रहा था, वह पहले ही घटित हो चुकी थी। छिपाने की तकनीक? मो हुआ ने तुरंत ताइक्सू टोकन खोला और पाया कि वास्तव में नए कार्यों का एक समूह प्रकट हुआ था। उनमें से एक कार्य ऐसा था जो देखने में साधारण था, लेकिन मो हुआ के लिए वह विशेष रूप से उल्लेखनीय था। कियानिक्स्यू राज्य सीमा के ताओवादी न्यायालय ने इनाम जारी किया है। एक रहस्यमय हत्या का मामला।